नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आज इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल से ताबड़तोड़ दौरा जारी। सबसे पहले सीएम कल लखनऊ में कोविड की बैठक के बाद दोपहर में बरेली के लिए रवाना होंगे। कल से 2 दिन तक सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करेंगे। 7 से 8 अगस्त को सीएम का बरेली, नोएडा और सहारनपुर का दौरा है। बरेली में देर शाम तक कोविड की बैठक कर देर तक पहुंचेंगे सीएम नोएडा और फिर यूपी भवन में रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। उसके बाद नोएडा में कोविड को लेकर बैठक के साथ नए कोविड अस्पताल का शुभारंभ करने के बाद सीएम रवाना होंगे और सहारनपुर में भी बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार चिंता में है, जिसके बाद से सहारनपुर में कोविड की बैठक के बाद देर शाम तक वापस सीएम अपने लखनऊ आएंगे। राजधानी लखनऊ के विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से संचालन करने के संबंध में सभी दलीय नेताओं की बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा आहूत की गई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी की ओर से श्री राकेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता श्री लालजी वर्मा द्वारा भाग लिया गया। श्री अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना की विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र आहूत किया जा रहा है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में कोरोना महामारी के दौरान सत्र आहूत नहीं किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य इस संबंध में मानक निर्धारित करेगा। सदन में सभी दलों के सदस्य भौतिक दूरी बनाए रहते हुए भूतल पर एवं प्रथम तल पर बैठने और दर्शक दीर्घा का भी प्रयोग माननीय सदस्यों के बैठने हेतु किया जाने पर विचार किया गया। सभी माननीय सदस्यों को सदन में जाने से पूर्व सैनिटाइजेशन और मास्क आदि की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श हुआ। सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज हमने सभी दलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता विधानसभा के श्री लालजी वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक श्री राकेश सिंह जी सम्मिलित हुए। इसके पहले कांग्रेस दल की नेता ने पत्र लिखकर अवगत कराया कि उनके सचिव को कोरोना हो गया है, इसलिए वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य 2 दल नीलरतन पटेल जी और राजभर जी की तरफ से भी फोन आए कि वह बैठक में उपस्थित होने में कतिपय निजी कठिनाइयों के कारण सक्षम नहीं है। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। कोरोना महामारी के दौरान सदन की कार्यवाही में भौतिक दूरी बनाए रखकर हिस्सा लेना और इन सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ। हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक स्थिति में कोरोना महामारी के लिए जरूरी एहतियात प्रोटोकॉल का पालन करेंगे कड़ाई से और विधानसभा के लिए अपनी सेवाएं भी देंगे। जिला कानपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी के घर पर बम मारकर बाइक से फरार भी हो गए, लेकिन सीसीटीवी में इनकी ये करतूत कैद हो गई। इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके अंदर यूपी पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तभी बिकरू कांड के बाद से उत्तर प्रदेश का कानपुर चर्चा में बना हुआ है। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला, जहां 2 युवकों ने बेखौफ होकर एक घर में 2 बम मार दिए और फरार हो गए। हालांकि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके की है, जहां 3 दबंग युवक बाइक से आते हैं और बेखौफ होकर एक घर में 2 बम मारकर वापस बाइक से फरार हो जाते हैं। उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं, बस है तो सिर्फ दबंगई। लेकिन बम फेंकने वाले युवकों को यह नहीं मालूम था कि पड़ोस के घर में लगा सीसीटीवी कैमरा उनकी सारी हरकतों पर नजर रखे हुए है। बर्रा जरौली फेज 2 बम चलाने जाने का एक सूचना हमें कल रात को नहीं मिली थी। सुबह मिलने के बाद तुरंत बर्रा पुलिस और हमारे सर्विस मौके पर पहुंच गए।
प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो ये कोई जानलेवा बम नहीं है, कोई बस दिवाली में जो फोड़ने वाला बम था। और जो वादी है जिसके घर पे बम फोड़ने का मतलब सूचना मिली है, उनके घर पे भी ताला लगा हुआ, और जिनके खिलाफ सूचना मिली है उनके घर पे भी कोई नहीं मिला है। बाकी प्रकरण चल रहा है, जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको हम तुरंत अपडेट करेंगे। जिला बदायूं से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय बिल्डिंग गिरने से रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी व उसकी पत्नी और बेटे की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मामला बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का है। यहां स्थित स्वास्थ्य केंद्र का आवास 20 बाजार में बना हुआ है, जो पिछले काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में था। इसी आवास में रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी सुशील व उसकी पत्नी नसीमा व बेटे अनीस के साथ रह रहा था। बारिश की वजह से बिल्डिंग गिर गई, जिसमें रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी और उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बीती रात स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय बिल्डिंग गिरी थी। बदायूं जिले से नियाजी खान की रिपोर्ट। ये पीएचसी इस्लाम नगर में आज एक पुरानी बिल्डिंग थी, जर्जर हो चुकी थी, उसको अबैंडन भी कर दिया गया था। वहाँ पे बिल्डिंग ये गिर गई है। इसमें एक हमारे रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी था, जिसको कि पहले पूर्व से रह रहा था, उसको कई बार नोटिस दिया गया, उसके बाद भी वो खाली नहीं कर रहा था, तो ज़बरदस्ती उसको खाली करवा दिया गया था। उसके बाद ये चुपके से आके वहाँ रहने लगे, किसी को पता नहीं चला, और इधर तेज़ बारिश हुई, उसमें जर्जर बिल्डिंग थी, इसलिए वो गिर गई और उसमें इनके दबकर मृत्यु हो गई है। वहाँ पे मेडिकल की टीम को, एसडीएम और पुलिस की टीम को भेज दिया गया है। इनका मौके पे पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद इनके शव को इनके परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। उसमें ऐसा मामला भी संज्ञान में आ रहा है कि जो व्यक्ति था, उसके घर वाले उसका शव लेने से मना कर दिए थे, क्योंकि उनका कुछ पारिवारिक विवाद था। जिला मुरादाबाद में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। कटघर क्षेत्र के गांव दौड़बाग में सुबह पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि दोनों पक्ष के विवाद में बीते वर्ष एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में मृतक आमिर भी नामजद था और जेल से जमानत पर बाहर आया था। मृतक के भतीजे के अनुसार आज सुबह दूसरे पक्ष के लोगों ने आमिर को अकेला पाकर दबोच लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। मुरादाबाद से नासिर खान की रिपोर्ट। इसका ये मामला है क्या कहना, इसने ज़मीन बेची थी दूसरे सैके को, और सैके को इसके चचा ने बेची थी। अब उसके चचा से क्या कहना सैके ने ली, और सैके ने और दूसरे ने बेची, तो उसने भी हमें, फिर उसने भी बेच डाली, तो उस ज़मीन हमने ली थी। वो ज़मीन पे क्या कहना इनने रार करी, इसने तू में करी, आनकर क्या में तू में हुई, और तू में को फौरन से पहले इनने गोली मार दिया नीचे के। ये गोली कब मारी थी? ये गोली दिवाली वाले दिन मारी थी। अब फिर खास क्या? दिवाली वाले दिन। फिर आज क्या हुआ? आज ये हुआ क्या में के वो क्या में उसके पीछे भागा, उसने क्या में लौट कर उसके लेकर और उसका ही मार दिया। मतलब गोली मारने वाला जो है वो हाँ। हथियार लेके नहीं आया था, मरने वाला हथियार लेके आया? ना, मारने वाला जौन सा काका में वो हा पहला दुश्मन, तो इसने अपने तमंचे लगाए रहे 24 घंटा अपने पास। ये दौड़बाग गांव है, कटघर थाना क्षेत्र में। यहाँ पे सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे आमिर नाम का व्यक्ति है, पिता का नाम कलवा, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पे अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जो अभी तक की जानकारी मिली है, ये घटना लगभग 7:30 बजे की है। इसमें ये जो मृतक है और इसके दो भाई हैं, ये लास्ट ईयर 2019 में मर्डर के केस में जेल गए थे, और अभी मृतक और इसका एक भाई इसमें जमानत पे है। और जो संभवतः अभी तक पता चल रहा है कि उस केस में जो वादी पक्ष था उनके द्वारा यह घटना पारित की गई है। अभी तहरीर की जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जानकारी और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसको पूरी करी जाएगी। इनमें जो एक व्यक्ति है, इसकी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। अभी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई थी, सारे पर्सन को जाती है, और हमारी टीम में काम कर रही है।
सर गिरफ्तारी हुई है? अभी सारी जानकारियाँ ली जा रही है, इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। इटावा जिले में एक प्राइवेट नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसके चलते एक गर्भवती महिला की जान जाते जाते बार बार बची। जिले में एक निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही के चलते 17 दिन के अंदर एक महिला की जान पर बनी। 3 बड़े ऑपरेशन होने के बाद भी जान का खतरा बना रहा। प्रेग्नेंट महिला के ऑपरेशन के समय बच्चेदानी में छूटे मॉब से महिला की हालत चिंताजनक हो गई थी। तीसरा ऑपरेशन पर पेट में छूटे मॉब को निकालने वाले डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन के समय मॉब छोड़ना बड़ी लापरवाही हो सकती थी। महिला की जान वही इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, शिकायत आने पर इस लापरवाही को लेकर कार्रवाई की जाएगी। गलती से हो गया और लापरवाही तो है ही, तो बहुत पीस उसमें रह गया, या तो हमने पेशेंट को ही बोला, पेशेंट के घर जाके खुद निकाल लेते हैं, उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा, वो थोड़ा हो सकता है यूट्रस के अंदर चला गया। तो जब टाँके कटवाने आई थी तो उसने बोला कि पेन है, तो उसने अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन किया, उसने दोनों में ही सेम सीन दिया कि कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी वही गॉड पीस था। तो हमने पेशेंट को बोला कि आप आ जाओ, ये थ्रू नॉर्मल वेजाइना के थ्रू निकल जाएगा। तो पेशेंट और वो जो भी हॉस्पिटल था उसने आपस में बनी नहीं होगी, तो उसने बाहर जाके किसी दूसरे हॉस्पिटल में वो करवाया। नर्सिंग स्टाफ की तरफ ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई लापरवाही नहीं। अगर वो ये कह रहे नहीं, वो जब स्टेज कटवाने आई थी उसके बाद बोली कि पेन है थोड़ा सा, तो हमने कहा अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और कुछ होगा तो पता चल जाएगा दर्द क्यों होगा। तो उन्हें कभी कभी किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से भी दर्द होता है। जान भी जा सकती थी। ये तो वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो, या मैं आपस में सामने बैठ जाएं, कौन सही है कौन गलत, तो आपस में डिस्कस हम लोग डॉक्टर के लेवल से एक दूसरे से कर सकते हैं। उसमें तो कोई वो नहीं है, मैं फ्री हूँ, जो डॉक्टर बोल रहा है वो मेरे सामने आके बोल सकते हैं। 18 से बात करने को तैयार हूँ। 18 दिन बाद गॉज पीस निकाला गया, तो क्या नहीं लगता कि उससे इन्फेक्शन होने का खतरा था या बड़ी कोई दुर्घटना होने की आशंका थी उससे? उसमें इन्फेक्शन होने का चांस तो है, पर और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक सर्जन, मैं ऑथराइज हूँ, क्योंकि मैं MS डिग्री भी है मेरे पास, एज MS वी कैन आई कैन डू। किस तरह का मरीज है और क्या इलाज हो रहा है, किस तरह की लापरवाही का इस्तेमाल कर रहा है? वो अर्चना राजपूत नाम की पेशेंट है, तो वो 2 या 3 दिन पहले मेरे पास आई थी, तो उनको किसी प्रकार से कोई शक हुआ कि कुछ अंदर दिक्कत है उसको, तो फिर उसने अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे पास आई थी। इसके लिए जांच कर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। अभी पीड़ित पक्ष के परिजनों द्वारा अभी कोई ऐसा नहीं दरखास्त नहीं दी गई है, लेकिन संज्ञान में पत्रकारों द्वारा लाया गया है, तो इस पर कोई भी लिखित आवेदन मिलते ही जांच बिठा दी जाएगी और अगर सही पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल के जिला अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन सरकारी डॉक्टर हैं और वो निजी अस्पताल में जाके ऑपरेशन करते हैं, और उनसे ये पूरी बारे में भी अगर कुछ मिलता है ऐसा उनकी लापरवाही, या अगर वो नॉन प्रैक्टिसिंग के दायरे में आते हैं, मतलब जो हमारे उस पर हैं, संविदा पर हैं, या उसके थ्रू हैं, एग्रीमेंट के थ्रू हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 बजे के बाद में। तो अगर वो उसमें हैं, या ये आगे का जब जांच की जाएगी तो इसके बारे में निश्चित होगा। अभी एक नहीं, कुछ जांचें SDM और डिप्टी CMO के संयुक्त रूप से की गई हैं, और कुछ जगह कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, कुछ सीज भी किए गए हैं कुछ अस्पताल, कुछ को नोटिस दिया गया है, कुछ से लिए जा रहे हैं जवाब, तो ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। एक पत्र लिखा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से बड़ी खबर है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध टूट गया, जिससे घाघरा नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है, जिससे लोग व ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
गोंडा में जहां करोड़ों रुपए की लागत व भ्रष्टाचार से बना गोंडा का बहुचर्चित भिखारीपुर सकरौर बांध आखिरकार टूट ही गया और इस बांध का लगभग 50 मीटर का हिस्सा कटकर नदी में समा गया। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी हर साल यह बांध कट ही जाता है और इस साल इस बांध पर तो करोड़ों रुपए निकाल लिए गए थे। कुछ दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा पहुंचकर इस बांध का दौरा करके ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया था कि बांध किसी भी दशा में नहीं टूटेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था अगर बांध टूटता है तो अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बात करें तो पिछले दिनों गोंडा पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी दावा किया था अब की बांध नहीं टूटेगा, लेकिन मुख्यमंत्री व जल मंत्री जी के तमाम दावों के बावजूद भी तरबगंज के बिशुनपुरा गांव के पास भिखारीपुर सकरौरा बांध टूट गया। बांध का करीब 50 मीटर हिस्सा नदी में समा गया और घाघरा नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। बांध कटने से आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस गया और ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन में जुट गए हैं। बांध कटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन जिले के व बाढ़खंड के अफसरों की यह लापरवाही तरबगंज के सैकड़ों गांवों में भारी पड़ रही है। आपका रवि, ये बांध कट गया, आप क्या करेंगे? बांध कट गया, बांध की लापरवाही कट गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे गांव के, उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे थे और कहा बोलते कम से कम 25 करोड़ रुपये ही नहीं पता है, रुपये कुल नहीं लगा। अधिकारी सारा बाबागंज वहाँ बंदा कह पार रहा रहे, खाना खा के सिर्फ आवते ड्यूटी देख कर चले जाते रहे, काम ही नहीं कराते। काम आज 4-5 दिन से बंद कराए बैठे हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ लापरवाही से काम हो? लापरवाही से बांध कटा। सर, यहाँ बांध कट गया है, ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? भिखारीपुर सकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं। उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उन सभी को जिसको भी ज़रूरत होगी राहत के पैकेट दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त उनको जो खाद्य सामग्री है वो भी दी जाएगी। और अभी हमारी कोशिश ये है कि आगे जो हम एक ठोकर बनाते हुए, एक रिंग बंद तरीके का बनाते हुए इसको आगे आबादी क्षेत्र में जाने से रोकने का हमारा प्रयास है। और आगे जो हमारे अनुमान है उसमें यह है कि पानी का बहाव आगे आने वाले समय जो पानी का गौज है वो नीचे होगा, इससे कटान भी रुकेगी और उसके अतिरिक्त हमारा जो पानी आगे बढ़ने से उसमें भी रोका होगा। सर, अभी तक कितने मजरे प्रभावित हुए हैं इस कटान से? देखिए, अभी तक जो पानी है वो आबादी में नहीं पहुंचा है। धीरे धीरे करके वो आबादी में पहुंचने की एली परसौली का जो हमारा ग्राम पंचायत का एक मजरा है बिशुनपुरवा, उसमें पानी जाना उसके खेतों में शुरू हुआ है। उसके जो गन्ने के खेत हैं उसमें पानी पहुंचा है। हमारी कोशिश ये है कि आबादी में कहीं भी इसका प्रभाव ना हो, पर एहतियातन वहाँ की जो आबादी है, जो मैंने पहले बताया 42 परिवार और उसमें 162 लोग, उनको हम शिफ्ट करा रहे हैं और उनको हर संभव जो सहायता है राहत सामग्री समेत उनको मुहैया कराएंगे। सर, कहीं ना कहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़खंड वालों द्वारा कार्य सही से नहीं कराया गया, इस वजह से बांध कट गया। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बाद में जांच का विषय है, परंतु जैसे आप जानते हैं पिछले 3 दिन पहले भी बांध पे कटान हो रही थी और दिन रात लगातार मेहनत करते हुए उस बंदे को फिर से रोका गया था, इसमें सेटबैक बनाया गया था। हमारा प्रयास अब भी यही है कि आबादी में कोई प्रभाव ना हो और कम से कम क्षति हो। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी लोगों को हम राहत सामग्री पहुँचा सकें, उसके अतिरिक्त किसी को भी जनहानि या पशु हानि होने से हम बचा सकें। वहीं गोंडा में बांध टूटने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री एवं जल शक्ति राज्य मंत्री गोंडा पहुंचे और जिलाधिकारी से बांध टूटने की जानकारी भी ले रहे हैं। अनुसार आज देवी पाटन मंडल में हमने इस एरिया के निरीक्षण करने के दृष्टि से आप लोगों के बीच में आया। सबसे पहले मैंने बहराइच को देखा, उसके बाद श्रावस्ती और फिर मैं बलरामपुर गया और बलरामपुर से फिर मैं आपके पास आया। पूरे एरिया को देखने के बाद श्रावस्ती के पूरा एरिया देखा और बहराइच का एरिया देखा। अभी कहीं पर कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब की बार मानसून समय से पहले आया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम सिंचाई विभाग ने, बाढ़ विभाग ने किया है, जिसके कारण से हमारा पूरा एरिया सुरक्षित है। बड़ी बात है कि आपको पिछली बार 210 मिलीमीटर वर्षा हुई थी अब तक, और अभी इस साल 800 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। पिछली बार मैक्सिमम डिस्चार्ज जो घाघरा में था वो 2,67,000 क्यूसिक मीटर था। अभी तक घाघरा में इस बार
3,22,000 डिस्चार्ज हो चुका है, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज भी हो रहा है, मैक्सिमम बारिश भी हो रही है। उसके बावजूद भी हमारा पूरा देवीपाटन मंडल बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा पूरी तरीके से सुरक्षित है। सभी लोगों को अलर्ट किया गया है, हर तरीके से तैयारी है। टीकाकरण चल रहा है, पशुओं का टीकाकरण चल रहा है, बाकी लोगों के भी टीकाकरण की बातचीत। हमारे जो तराई बेल्ट में लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, ऐसे लोगों के टीकाकरण की भी तैयारी हो रही है, टीकाकरण किया जा रहा है। NDRF की टीम, SDRF की टीम, PAC की टीम और राहत से किसी भी प्रकार की कोई राहत की आवश्यकता हो, उन सब दृष्टियों से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के हमारे कमिश्नर, जिलाधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी ने बहुत अच्छी तैयारी की है और हमारा सिंचाई विभाग ने भी पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ में। अभी हम लोगों ने पिछली बार और इस बार में काम में बड़ा अंतर ये लाए हैं, ड्रेजिंग के माध्यम से धारा को परिवर्तित करने का भी काम किया है, जिससे बंधों पर कम दबाव पड़े और बंधा कहीं से भी कोई दिक्कत ना होने पाए। जो काम हमको करने थे, लॉकडाउन के कारण से हम समय पे काम नहीं शुरू कर पाए थे, उसके बावजूद भी हम पूरे विभाग के सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और आप सबकी शुभकामना से जो काम 3-4 महीने में होता था उसको हम लोगों ने रात दिन लग करके 1-1.5 महीने के अंदर उस काम को हम सेफ जोन में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, जिसके कारण से मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो काम हुआ है उसके कारण से किसी को कोई समस्या नहीं आने पाएगी। एल्गिन तटबंध जो हर बार चर्चा का केंद्र रहता था, अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से अलाइनमेंट को ठीक करके उस काम को भी। झांसी में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। रोज के मुकाबले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। झांसी जनपद में कोरोना के मरीजों में लगातार सुधार आ रहा है, जहां पर 1845 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 24 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। झांसी जनपद में अब तक कुल पॉजिटिव 2561 मामले पाए गए हैं, जिसमें 1875 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। झांसी में अब रिकवरी में भी सुधार होते हुए एक्टिव मरीजों की संख्या 521 है, जिनको क्वारंटाइन किया गया है, जबकि जिले में अभी तक कोरोना से 75 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। जिला झांसी से मोहम्मद तौसीफ की रिपोर्ट। अगली खबर सीतापुर जिले से है, जहां बीती रात सोते समय सांप के डसने से 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। थाना सदरपुर के पिपरी मजरा सुखावा कला गांव का मामला सामने आया है, जिसमें कल की बीती रात 3 सगे भाइयों के लिए उस समय आखिरी रात बन गई, जब सोते समय इन्हें एक सांप ने डस लिया और वहीं इनकी मौत हो गई। सांप का जहर फैलने के बाद इन दोनों को पता नहीं चला और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। सीतापुर से अबरार अली की रिपोर्ट। अगली खबर कानपुर से है, जहां लकड़बग्घा मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है और रेस्क्यू के बाद भी लकड़बग्घे का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। लकड़बग्घा मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लकड़बग्घे को खोजने में वन विभाग का रेस्क्यू जारी है और अभी तक लकड़बग्घे का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। काफ़ी बड़ी नर्सरी होने के चलते कई जगह लकड़बग्घे ने मांद बनाई है। नर्सरी में लकड़बग्घे द्वारा शिकार किया एक कुत्ते का पिंजरा भी मिला है, लेकिन अभी रेस्क्यू जारी है और लकड़बग्घे की खोज वन विभाग की टीम कर रही है और इस लकड़बग्घे के चलते क्षेत्र के लोग काफ़ी दहशत में हैं। कानपुर से दिवाकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश को और देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।